Students, today we are going to discuss about the unit 2A electric current and resistance, and the topic is current electricity, and the topic is current electricity. स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा यूनिट का नाम है और इसके सबसे पहले हमें करंट की डेफिनेशन देखनी होगी। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द टाइम रेट ऑफ flow of electric charge is called electric current. तो करंट का जो सिंबल होता है वो I होता है, इज इक्वल टू Q बाई टी। हेयर Q इज चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि NE। ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ई क्या होता है? हेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारा चार्ज हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, यानी कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर कह सकते हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो जाएगा करंट। अब व्हाट आर करंट कैरियर्स? तो अब करंट कैरियर्स के बारे में हम बताएंगे। करंट कैरियर्स यानी कि किसके कारण करंट फ्लो होता है, तो वो कुछ कैरियर्स होंगे, करंट कैरियर्स। ये अलग अलग होते हैं, सॉलिड में अलग होते हैं, लिक्विड में अलग और गैस में अलग। तो करंट कैरियर्स, इन सबसे पहले बात करेंगे इन सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में जो करंट कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या कहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स इन सॉलिड। Valence electrons are the current carriers in solid, conductor or metal. Students, for example, सोडियम एक मेटल है और सॉलिड है, सॉफ्ट मेटल होती है सोडियम। Na इसका क्या होता है? सिंबल। क्या होता है? Na सिंबल। और इसमें क्या होता है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है N। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है तो क्या बन जाता है? आयन रह जाता है। क्या बन जाता है? आयन रह जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण करंट क्या होता है? फ्लो होता है ये मेटल के थ्रू। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर हो गया। क्या हो गया? करंट कैरियर हो गया सॉलिड के अंदर। इसी तरह से और भी कई मेटल हो सकती हैं, एल्यूमिनियम भी हो सकती है और कॉपर भी हो सकती है। एल्यूमिनियम का क्या सिंबल होता है? Al। कॉपर का क्या होता है? Cu। Al क्या होता है? एल्यूमिनियम। इसी तरह से गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au क्या होता है? गोल्ड। और सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। क्या होता है? Ag क्या होता है? सिल्वर का सिंबल। तो ये सॉलिड्स है, उसमें करंट कैरियर क्या होते हैं, हमें यही याद रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर इन कंडक्टर और सॉलिड्स। अब बात करते हैं लिक्विड की, कि लिक्विड में करंट कैरियर कौन से होते हैं। तो लिक्विड का हम लेते हैं, जैसे कि कुछ सॉल्यूशन बना देते हैं। NaCl जो नमक होता है वो पानी में घुल जाता है। तो NaCl का कुछ सॉल्यूशन है, मान लिया कि ये एक कप में NaCl का सॉल्यूशन ले लिया हमने, NaCl जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? Na प्लस Cl नेगेटिव। मतलब NaCl का जब ब्रेक डाउन होता है तो Na प्लस और Cl नेगेटिव बनता है। तो लिक्विड्स में जो करंट कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। सो पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव
ions are the current carriers in liquid. स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैटायंस। क्या बोलते हैं? कैटायंस। और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनायंस भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? एनायंस भी बोल सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन NaCl का जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? Na+Cl नेगेटिव। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो करंट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो करंट फ्लो होगा लिक्विड में, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि आयंस के कारण होगा। ये जो पॉजिटिव है वो इधर चला जाएगा और जो क्लोरीन है वो इधर चला जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, तो इधर आ जाएगा और Na क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो इस तरह से करंट कैरियर लिक्विड में क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ये हम याद रख सकते हैं। एक कॉपर सल्फेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको? कॉपर सल्फेट। इसका क्या हो जाएगा? Cu+2 2 हो जाएगा, मतलब उसमें 1 था और यहाँ पे क्या है? 2। जैसे कॉपर का अगर ++2 कर दें तो ये क्या बन जाता है? Cu+2। इस और इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन हो सकता है लिक्विड में, इसी तरह से NaCl का भी हो सकता है। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस में करंट कैरियर क्या हो सकते हैं? जैसे सॉलिड में क्या थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और लिक्विड में क्या थे? आयंस थे। गैसेस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस are the current carriers in gases। गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? करंट कैरियर होते हैं। जैसे गैसेस क्या होती हैं? आयनाइज्ड हो जाती हैं। क्यों होते हैं ऐसा? गैसेस आर आयनाइज्ड बाय हाई पोटेंशियल डिफरेंस and at low pressure गैसेस को आयनाइज करने के लिए, गैसेस आयनाइज होने का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन गैस होती है H2, ये जब आयनाइज होती है तो H+ और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो इसको क्या कहते हैं? आयनाइज्ड होना किसी भी गैस का, तो ये आयंस बन जाता है अलग से। तो ये आयनाइज्ड जो होती हैं वो क्यों होती हैं? लो प्रेशर पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आ सकता है वाई गैसेस आर आयनाइज्ड एट लो प्रेशर। तो ऐसी कंडीशन क्यों है? स्टूडेंट्स, जब लो प्रेशर पे होगा, एट लो प्रेशर एटम्स in the gases are not closely spaced। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कोई हम लेते हैं गैस का, तो जब लो हाई प्रेशर होता है तो ये बिल्कुल पास होंगे इसके एटम, क्योंकि प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई पे क्या होंगे? बिल्कुल पास होंगे। जैसे इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उसको इतना स्पेस ही नहीं मिल पाएगा कि वो मूव कर सके, यानी कि इसके साथ एटम के साथ क्या कर सके? कोलाइड कर सके। यानी कि इनका जो कोलिजन है वो नहीं हो पाएगा इतना, और ये आयनाइज नहीं हो पाएगी। जब कोलिजन होगा तो ही क्या होंगी? गैसेस आयनाइज होंगी। उसके लिए क्या कंडीशन है? लो प्रेशर की कंडीशन है। लो प्रेशर पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो एटम्स होंगे वो बहुत दूर होंगे। क्या होंगे? बहुत जो क्लोजली स्पेस्ड है वो नहीं होंगे, यानी कि बहुत दूर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी जगह मोशन करने के लिए, और जैसे ही वो मोशन करेगा तो उसके पास एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कर रखा है? अप्लाई कर रखा है इसको। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी से इससे टकराएगा तो क्या होगा? इसको आयनाइज जल्दी करेगा। तो इट मीन्स लो प्रेशर की कंडीशन रखी गई है इस तरह से। तो ये गैसेज आयनाइज होती हैं किस पे? लो प्रेशर पे। या फिर एक्स रेज के एक्सपोजर से भी ये आयनाइज हो सकती हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है? एनर्जी हाई होती है। या फिर और गैसेस आर आयनाइज्ड विद
एक्सपोजर ऑफ विद एक्सपोजर ऑफ एक्स रेस, ये भी लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि एक्स रेस की एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी होती है? गामा रेस की। किसकी होती है? गामा रेस की होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है। फिर किसकी होती है? एक्स रेस की। फिर किसकी होती है? एक्स रेस की। फिर किसकी होती है? यूवी रेडिएशन की, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। फिर किसकी होती है? विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट जो हम देखते हैं इसमें क्या होते हैं? विबग्योर होते हैं। विबग्योर सबको पता है। विबग्योर के बारे में, विबग्योर का पता है ना स्टूडेंट्स? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स होते हैं। इसमें 7 कलर्स विबग्योर में। विजिबल लाइट होती है, यानी कि हमें वो दिखाई देती है लाइट। यूवी रेडिएशंस विजिबल, और फिर क्या होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, और फिर क्या होती है लास्ट में? रेडियो वेव्स। क्या होती है? रेडियो वेव्स। तो ये हमें याद रखनी है सीरीज। ये कितने हैं? 7 है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमें याद होनी चाहिए एक टर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स, ये 5th यूनिट में आएगा। गामा रेस की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद एक्स रेस की। स्टूडेंट देखो एक्स रेस की एनर्जी कितनी ज़्यादा है? इन सबसे ज़्यादा है। तो एक्स रेस के एक्सपोजर से भी गैसेस क्या हो जाती हैं? आयनाइज हो जाती हैं। तो ये है हमारे टॉपिक स्टूडेंट्स, करंट कैरियर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। स्टूडेंट्स अब जो टॉपिक आता है हमारा ईएमएफ, क्या टॉपिक है? ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट्स ईएमएफ क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इसको फोर्स से कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक फोर्स नहीं है, जबकि क्या है? ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड द सर्किट। तो ईएमएफ क्या है? तो ईएमएफ की अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स बट it is maximum work done in bringing the unit charge once around the circuit, once around the closed circuit. स्टूडेंट्स ईएमएफ को देखेंगे हम। ईएमएफ की जो यूनिट होती है वो वही होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। इट हैज़ सेम यूनिट एज दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट, यानी कि इम्प्लाइज क्या होती है? वोल्ट इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। स्टूडेंट्स ईएमएफ को हमको समझना पड़ेगा, यानी कि वो फोर्स नहीं है, क्या है? वर्क डन है इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज वंस अराउंड द सर्किट। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की ये लिखते थे ना, तो वैसे ही क्या है? ईएमएफ भी कुछ इसी तरह की चीज़ होती है कि ईएमएफ क्या होती है? सेल की होती है, बैटरी की होती है ईएमएफ। कि अगर हम बैटरी ना लगाएं तो क्या किसी सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बैटरी हमारे लगाने का क्या उद्देश्य है? कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव एंड की तरफ आ जाएं तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगे। कैसे ईएमएफ का कंसेप्ट होता है देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे एक बंदा है, ये बॉल्स रखी हुई हैं, यहाँ पे क्या है? बॉल्स हैं, और ये बॉल्स इधर जा रही हैं। ये बॉल्स नीचे आएंगी अपने आप। ये बॉल्स जैसे नीचे आ रही हैं, यहाँ तक आ जाएंगी बॉल्स। अगर ये बंदा इस बॉल को
यहाँ से उठा के यहाँ पे नहीं रखेगा तो क्या ये बॉल फिर से आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी, क्योंकि जब ये उठा के रखेगा एनर्जी खर्च हुई कुछ। कौन सी एनर्जी खर्च हुई? जो बंदा काम कर रहा है उसकी कौन सी एनर्जी खर्च हुई? इंटरनल केमिकल एनर्जी, उसके खुद की इंटरनल केमिकल एनर्जी। यानी कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए हमें, ताकि बॉल्स को जो नीचे से ऊपर ले जाए तो बॉल्स क्लोज सर्किट में चक्कर काटती रहें। इसी तरह से करंट का होता है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हम बैटरी अप्लाई करें, सेल अप्लाई करें। ये बैटरी है, उसका ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। ये भी पॉजिटिव एंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंड हो जाएगा, क्योंकि इससे कनेक्ट है। अब इस मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन्स किधर आएंगे? इधर आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स सारे इधर आएंगे तो क्या बना देंगे? वो करंट बना देंगे क्लोज सर्किट में। इसी तरह से अब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? यहाँ पे सेल है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सेल है। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इंटरनल केमिकल एनर्जी है उसकी। तो इसी तरह से है, ये मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ है। ये क्या है? मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ। इसको समझने के लिए ये बताया मैंने आपको, मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ। स्टूडेंट्स ये क्या है? मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ। इसी तरह से एक्चुअल में ईएमएफ किसकी होती है? सेल की होती है। स्टूडेंट्स ईएमएफ की एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने सेल का एग्जांपल लिया था, ये मैंने सेल का एग्जांपल लिया है, तो ईएमएफ का हम एक और डेफिनेशन देख सकते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ मैंने क्या बताया था कि एक यूनिट चार्ज को जितना ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, सेल को, उसको सेल की ईएमएफ बोलते हैं। तो यानी कि ये जो बैटरी के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इन दोनों के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जब सेल को यूज़ नहीं किया गया है, जब सेल ओपन सर्किट में है, नॉट इन क्लोज सर्किट। देखो मैंने इसका कोई क्लोज सर्किट तो नहीं बनाया ना। तो ईएमएफ की डेफिनेशन देखते हैं। ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of cell when cell is not in use or cell is in open circuit। कह सकते हैं हम इसको ओपन सर्किट। जब इसका सर्किट क्लोज कर देंगे तो सेल तो किस में आ जाएगा? यूज में होने लग जाएगा। यानी कि सेल क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, जो कि सेल को, अब सेल के बीच में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? ईएमएफ। कई बुक्स में आपको स्मॉल ई से भी डिनोट किया हुआ मिल जाएगा और कई बुक में कैपिटल ई से भी डिनोट किया मिल जाएगा। अगर ई के ऊपर वेक्टर होगा तो समझ लेना कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ईएमएफ होती है स्टूडेंट्स। ईएमएफ को आप एक और भी याद रख सकते हो, ईएमएफ इज इक्वल टू लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख सकते हो? लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आप याद रख सकते हो ओवर द क्लोज सर्किट। ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये दो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हुई, एक ये डेफिनेशन और ये इसका फॉर्मूला। ये क्या है? ईएमएफ। क्या है ये? ईएमएफ। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और डीएल क्या है? लाइन इंटेग्रल। क्या है? ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटेग्रल हो गया। स्टूडेंट्स ये हमें याद रखनी है ईएमएफ की। बाकी डिटेल में वो सेल वाले टॉपिक में आएगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन है, वो बाद में आएगा इसका। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे लिख सकते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज
in a definite direction constitutes the electric current। और इसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो क्या होता है Q बाई टी, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोल सकते हैं, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section area, through any cross sectional area, क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्टूडेंट जैसे ये कंडक्टर है तो इसमें जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें इसको, यानी कि बैटरी अप्लाई कर दें इसके दो एंड्स के क्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा, यानी कि चार्ज का फ्लो हो जाएगा डेफिनेट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। और उसकी वैल्यू क्या होती है Q बाई टी। Q मतलब टोटल चार्ज, कितना चार्ज है कंडक्टर में, Ne कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर डिवाइडेड बाय में T। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। करंट की हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, सिंपल, I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। What is the current flowing through a conductor if 1 million electrons are crossing in 1 millisecond through a cross section of it? स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन देखते हैं कि पूछता है कि करंट कितना फ्लो होगा, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन है। 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होते हैं, कितने होते हैं 10 लाख होते हैं, तो 10⁻6 हो गया। और 1 मिली सेकेंड टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड। तो करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज बाय टाइम। चार्ज कितना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय में टाइम। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो पुट कर देंगे वैल्यूज, तो n कितना है 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय में टाइम कितना है स्टूडेंट 10⁻³ सेकेंड। तो इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10, और कूलम बाय सेकेंड भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर, क्या हो जाएगी एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करंट। एम्पियर क्यों लिखा स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर क्या होता है, इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट इन 1 सेकेंड देन करंट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखना चाहें तो if the charge of 1 coulomb is flowing through cross section in 1 second then it is called 1 ampere। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप ऑफ करंट्स, कि करंट्स के जो टाइप्स होते हैं, करंट फिक्स भी हो सकता है और करंट वेरिएबल भी हो सकता है। तो इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट, करंट्स के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप देखते हैं स्टेडी करंट। स्टूडेंट स्टेडी करंट क्या होते हैं, स्टेडी करंट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, फिक्स रहेगा, तो उस करंट की वैल्यू क्या रहेगी फिक्स रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे स्टेडी करंट। सेकंड नंबर पे एक करंट होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के हिसाब से चेंज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे वेरिएबल करंट। थर्ड नंबर पे करंट आता है अल्टरनेटिंग करंट।
क्या आता है, अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स इन तीनों में डिफरेंस है, तो पहले वन बाय वन देख लेते हैं। जो स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट, इट इज द करंट whose magnitude does not change with time, does not change with time, यानी कि टाइम के हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। यानी कि कोई कर्व देख लेते हैं, उसकी इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो टाइम के हिसाब से ये टाइम हो गया एक्स एक्सिस में, और ये क्या होगी, करंट की वैल्यू होगी वाई एक्सिस में। तो करंट जो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा, यानी कि टाइम के हिसाब से इसकी वही वैल्यू रहेगी थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा, स्टेडी करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेडी करंट। तो वेरिएबल करंट कौन सा करंट होता है, इट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, इट इज द करंट whose magnitude changes with time, यानी कि टाइम के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा। तो क्या है, जैसे कोई इस तरह का हम करंट की कर्व ले सकते हैं, तो ये क्या है, वेरिएबल करंट है। क्या है, वेरिएबल करंट है। ये भी हो सकता है वेरिएबल करंट, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल करंट, यानी कि टाइम के हिसाब से इस टाइम पे वैल्यू इतनी है और इस टाइम पे वैल्यू इतनी है। स्टेडी करंट में क्या होगा, स्टेडी करंट में टाइम के हिसाब से जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो ये किसकी कर्व है, ये स्टेडी करंट है। ये क्या है, ये वाली जो है वो स्टेडी करंट, और ये दोनों कर्व जो मैंने बनाई है वो किसकी है, वेरिएबल करंट की। ये किसकी है, वेरिएबल करंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स याद रख सकते हो, वेरिएबल करंट में मैग्नीट्यूड चेंज होता है और स्टेडी करंट में वेरिएबल जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता है। अब थर्ड टाइप ऑफ करंट देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और उसकी डायरेक्शन भी टाइम के हिसाब से चेंज होती है, यानी कि एक पीरियड के बाद उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसमें देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट थर्ड टाइप देख लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अल्टरनेटिंग करंट, इसको भी एसी भी बोल देते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट। इट इज द करंट, it is the current whose magnitude changes continuously with time, टाइम के हिसाब से कंटिन्यूस वो चेंज होता रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, एंड whose direction changes periodically with time, स्टूडेंट्स एक मैं बात बता दूं कि करंट की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। हमें पता है करंट की डायरेक्शन भी होती है स्टूडेंट्स, बट ये वेक्टर नहीं है। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होते हैं, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर नहीं है। क्यों वेक्टर नहीं है वो बताऊंगा मैं इसको आपको कि वो वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि वेक्टर के लॉ अप्लाई नहीं होते करंट पे, तो इसलिए वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। So student, it is the current whose magnitude changes continuously with time and whose direction changes periodically with time. तो ये क्या हो गया, AC हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। स्टूडेंट्स जैसे ये कोई t टाइम इधर ले लिया और इधर क्या ले लिया, I ले लिया, करंट ले लिया, तो स्टूडेंट्स इसकी जो कर्व होगी वो साइनोसॉइडल कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनोसॉइडल कर्व। ये कौन सी कर्व है, लिख सकते हैं यहाँ पे साइनोसॉइडल कर्व, यानी कि साइन वेव बोल सकते हैं इसको, साइनोसॉइडल कर्व है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स किसी भी टाइम पे एक मैग्नीट्यूड इसका नहीं है। अब देखिए इस टाइम पे मैग्नीट्यूड इतना है, इस टाइम पे मैग्नीट्यूड इतना है, उस टाइम पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, फिर मैग्नीट्यूड फिर कम हुआ, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो मैग्नीट्यूड टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है,
बट डायरेक्शन भी एक पीरियड के बाद चेंज हो रही है, यानी कि इतने टाइम के बाद, हाफ टाइम के बाद ये डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है इसकी। तो ये क्या ले लेते हैं, टोटल टाइम कितना है, टी टाइम है, कितना टाइम है, टी, और ये इसका फोर्थ पार्ट है तो टी बाई फोर, क्या है, टी बाई फोर्थ। ये इसका क्या है, ये इसका सेकंड है पार्ट, और ये इसका 3t/4 हो गया। ये कितना हो गया, 4t/4, कितना हो गया टी, यानी कितना हो गया टी। तो इतना टाइम क्या है, टोटल टाइम, तो टी टाइम है, क्या है ये, टी टाइम। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, t/2 टाइम के बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यानी कि एक पीरियड के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है फिर से। ये देखो ये डायरेक्शन चेंज हुई, या फिर डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। क्या हो गया, अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन हाउ करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी although it has definite direction of flow, स्टूडेंट्स कैसे करंट स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इसकी डेफिनेट डायरेक्शन भी होती है फ्लो की। तो इसका सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जिसकी डायरेक्शन होती है फिजिकल क्वांटिटी वो वेक्टर कहलाई जाती है क्वांटिटीज, बट ये स्केलर है, बट करंट जो होता है वो क्या होता है, आई जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज क्या है कि इस पे वेक्टर के लॉ अप्लाई नहीं होते, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसको वेक्टर मान लिया जाए तो वेक्टर एडिशन के लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होते, तो ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक करंट आई, इस पे वेरिएबल नहीं होते, हम आई के ऊपर वेक्टर नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई जो है वो वेक्टर नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे वेक्टर के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वेक्टर के लॉ के लिए क्या होता है, एक ये वेक्टर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन अलग हो गई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग हो गई, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है। ऐसा किसमें है, वेक्टर एडिशन में है, यानी कि इन दोनों के, ये दोनों अगर वायर्स मान लें करंट कैरिंग वायर्स, तो इनके बीच में जो एंगल होता है उसका फर्क पड़ता है वेक्टर एडिशन पे। ये 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कुछ और होगा, ये 60 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कुछ और होगा। जैसे हम वेक्टर एडिशन में क्या करते थे कि आर की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, और उसका स्क्वायर रूट कर देते थे, इस तरह से रिजल्टेंट आता था मैग्नीट्यूड। बट करंट के केस में ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इस वायर में अगर 4 एम्पियर करंट जा रहा होगा तो इस तरफ 4 एम्पियर, इस तरफ भी 4 एम्पियर ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्टेंट 8 एम्पियर बन जाएगा या ऐसा कुछ और बन जाएगा, 4+4 नहीं हो जाएगा। तो करंट क्या होगा, 4 ही रहेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट में वेक्टर के लॉ अप्लाई नहीं होते। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग wires does not affect the magnitude of electric current, does not affect the magnitude of electric। इस बात पे कोई डिपेंड नहीं करेगा कि इसके बीच में कितना एंगल है तो करंट कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि करंट के मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, does not affect the magnitude of electric current, एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए ये वेक्टर नहीं है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।